नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर के ऊपर। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दैट इज द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज फ्रॉम अफ्रीका। इस चीज को लेकर ध्यान से सुनिएगा। असल में भारत काफी लंबे समय से कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट इस चीज को लेकर जो भारत की एक कंजर्वेशन अथॉरिटी है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने 2009 में ही अपनी कोशिशों को शुरू कर दिया था। फाइनली इसके जो एफर्ट्स हैं वो अब 2021 में आके रंग ला रहे हैं एंड वी आर नाउ गोइंग टू सी द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इनटू द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। आपको बताना चाहूंगा ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी जानवर का यहां पर जो री इंट्रोडक्शन है वो कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट में हो रहा है। कंट्री से कंट्री के बीच में री इंट्रोडक्शन बहुत बार हुआ है, विद इन कंट्रीज तो अक्सर होता ही रहता है, लेकिन ये जो है कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट का री इंट्रोडक्शन पहली बार विश्व में देखने को मिल रहा है। जानेंगे यहां पर फैक्ट्स क्या हैं एंड ऑल्सो बात करेंगे कि असल में री इंट्रोडक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पे दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर से। राइट। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज लेकर आया है, जहां पर आपके लिए हर रोज अलग अलग तरह के टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसमें आपको हिस्सा लेना है तो ये वाला कोड इस्तेमाल करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है। जल्दी से इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में हिस्सा लें और जो विनर्स हैं वो यहाँ पे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स भी जीत सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। एशियाटिक चीता, जो आपने कई बार नाम सुना भी होगा, बेसिकली एशियाटिक चीता जो है, ये पुरानी बात बता रहा हूं, ये एशिया के कई सारे देशों में पाया जाता था। और अगर हम बात करें इसका जो इंडियन वेरिएंट था, इंडिया में ये लास्ट टाइम जिसकी हंटिंग हुई थी ये 1947 में हुई थी। यहाँ पर महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव थे, जो कि कोरिया के महाराजा थे, उस टाइम की प्रिंसली स्टेट के महाराजा थे, जो कि आज की डेट में छत्तीसगढ़ में फॉल करता है। इन्होंने इंडिया में जो आखिरी एशियाटिक चीता था इसको हंट किया था। उसके बाद एक और साइटिंग हुई थी ओडिशा के एरिया में एंड दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1952 के आसपास। लेकिन आफ्टर 1952 भारत में कभी भी चीता को नहीं देखा गया था। ये वाला जो चीता जो भारत में देखने को मिलता है इसको कहा जाता है एशियाटिक चीता। और 1952 के बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि चीता भारत में से अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि आपको ऐसी प्रजाति अब भारत में देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद भी एशियाटिक चीता दुनिया में देखने को मिलते थे। ये देखने को मिलते थे ईरान में, और आज की डेट में अगर हम बात करें प्रेजेंट डे में, केवल ईरान ही ऐसा देश है एशिया के कॉन्टिनेंट में जहां पर आपको एशियाटिक चीता देखने को मिलता है। लेकिन ईरान में भी इनके जो नंबर्स हैं ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। 1990s में इनके जो नंबर थे वो लगभग 400 के आसपास थे। आज की डेट में बात करते हैं तो लगभग 50 से 70 के आसपास ही नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब कि इनके नंबर्स ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा ड्विंडल कर चुके हैं। और IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार जो एशियाटिक चीता है इसका जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इट बेसिकली फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा जोखिम में है ये, और इसीलिए यहाँ पर माना जाता है कि इसके नंबर्स और भी तेज़ी से गिर सकते हैं। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हम बात कर रहे हैं, इंडिया ने कोशिश तो कर रही है आज कि हम चीतास को भारत में लाएं, लेकिन इसके पहले हमने एक बार कोशिश 1970s में भी करी थी, जिस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने 1970s में इसको लाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कोशिश उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ठीक है, उस टाइम पे ईरान मान भी गया था, क्योंकि उस टाइम पे ईरान के पास 400 से भी अधिक चीतास थे। लेकिन आज अगर हम ईरान के पास जाते हैं तो ईरान डेफिनेटली इस चीज़ के लिए नहीं मानता है, बिकॉज इसके पास खुद के पास जो नंबर्स हैं वो चीता के काफ़ी कम हो चुके हैं। कमिंग टू द लेटेस्ट एफर्ट, दोबारा से जो कोशिश शुरू करी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये शुरू करी गई थी 2009 में, और इस बार NTCA ने इस पूरी की पूरी चीज़ का दारोमदार उठाया था कि हम भारत में चीतास को रीइंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके लिए जब ये कोशिश शुरू हुई तो ये केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई काफ़ी देर तक चलती रही। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इस चीज़ को लेकर इंश्योर करना चाहता था कि अगर हम किसी बाहर के एनिमल को इंडिया में ला रहे हैं, क्या हम उसको प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड करवा पाएंगे, क्या हम उसको अच्छा सा इकोसिस्टम प्रोवाइड करवा पाएंगे जो कि उसके रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जब तक सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे आश्वासन नहीं मिला तब तक उन्होंने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था। फाइनली आप देख सकते हैं जनवरी 28, 2020 की ये न्यूज़ है जब इस चीज़ का आश्वासन दिया गया एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब
बिफोर वी बिगिन कि एग्जैक्टली इसके लिए हम क्या क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सबसे पहले ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि असल में हम चीतास को इंट्रोड्यूस क्यों करना चाहते हैं। देखिए एनटीसीए ने इस सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, दो मुख्य कारण यहाँ पे पेश किए थे। सबसे पहला कारण इन्होंने पेश किया था कि हम चाहते हैं कि बेसिकली जो लार्ज कार्निवोर्स होते हैं उनको हमें अपने इकोसिस्टम में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार्ज कार्निवोर्स में कौन से एनिमल्स आते हैं, हम बात करें टाइगर की, बात करते हैं लायन की, बात करते हैं आपके सामने चीता है या फिर इवन लेपर्ड है। ये सारे के सारे जो वाइल्ड कैट्स की कैटेगरी में आते हैं वो लार्ज कार्निवोर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इन्होंने कहा चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोर जो कि इंडिया से अब एक्सटिंक्ट हो चुका है और इसका कारण है ओवर हंटिंग। तो असल में एनटीसीए के जो दो कारण थे वो बेसिकली ये थे कि एक तो हम इकोसिस्टम के फंक्शंस को रिस्टोर करना चाहते हैं क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लार्ज कार्निवोर हमारे इकोसिस्टम से मिसिंग है, और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण ये था कि हम भारत की जो लॉस्ट नेचुरल हेरिटेज है उसको भी रिस्टोर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एथिकल रीजन भी एनटीसीए ने दिया था कि जो हमने हिस्ट्री में गलतियां करी हम उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं, एंड दैट इज वाई वी वांट टू रीइंट्रोड्यूस द चीताज इन द कंट्री। इनफैक्ट एनटीसीए ये भी मानती है कि एक बार अगर हमने चीतास को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया तो आगे जाके इस चीता प्रोजेक्ट के अंडर बेसिकली और भी कई सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं विच इंक्लूड दी कैराकल, इनको भी हम कंजर्व कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज बेसिकली दी कैराकल। एंड साथ में एनटीसीए ये भी मानती है कि चीता को लाने के साथ साथ, क्योंकि चीतास की जो हैबिटेट होती है ये ग्रासलैंड्स होती हैं, ये फॉरेस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इनका ये मानना है कि ग्रासलैंड्स का संरक्षण भी भारत के अंदर बेहतर हो जाएगा अगर हम ऑब्वियसली चीता जैसे एनिमल को भारत में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये कारण थे जिसके चलते एनटीसीए बेसिकली इसकी रीइंट्रोडक्शन में इंटरेस्टेड था। अब कमिंग टू द मेन टॉपिक कि फाइनली इंडिया प्रिपेयर कर रहा है इन ऑर्डर टू वेलकम द अफ्रीकन चीतास। इसमें क्या हुआ है कि बेसिकली आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर दो एक्सपर्ट्स की टीम्स आएंगी। एक जो एक्सपर्ट की टीम है वो नामीबिया से आएगी और दूसरी एक्सपर्ट की टीम है जो साउथ अफ्रीका से आएगी। तो मैं आपको बताना भूल गया कि फाइनली जो यहाँ पर अभी मंजूरी हुई है और जो हमारी बेसिकली बातचीत हुई है वो अफ्रीका के साथ हुई है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हुई है। ईरान ने मना कर दिया था। तो अब जो हमारे इंडिया में रीइंट्रोडक्शन हो रही है वो बेसिकली अफ्रीकन चीता की हो रही है। अफ्रीकन चीता के बारे में मैंने आपके साथ स्पीशीज इसलिए डिस्कस नहीं करी बिकॉज वहाँ पर थोड़ी आपको अलग अलग तरह की स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो भी चीताज आएंगे वो या तो नामीबिया से आएंगे या फिर वो साउथ अफ्रीका से आएंगे। ये दोनों वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आज की डेट में हमें हाईएस्ट चीता पॉपुलेशन देखने को मिलती है वर्ल्ड में। और ये जब आएंगे तो ये भारत में आके हमारे जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं और हमारे जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनको बेसिकली ट्रेनिंग देंगे, उनका प्रशिक्षण करेंगे कि किस तरीके से आपको चीतास की हैंडलिंग करनी है, इनकी ब्रीडिंग करनी है, इनकी रिहैबिलिटेशन करनी है, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको किस तरीके से करनी है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहली बार दुनिया में रिलोकेशन कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट हो रही है। कमिंग टू द बिगेस्ट क्वेश्चन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कौन सी साइट्स हैं जहां पर कि इनको रिलोकेट किया जाएगा। देखिए जब पहली बार मूल्यांकन किया गया था कि कौन सी साइट्स में इनको रिलोकेट किया जा सकता है तो 2010 में एनटीसीए ने आपके सामने दी गई हैं 6 साइट्स। इन 6 साइट्स में कहा था कि शायद हम रिलोकेशन कर सकते हैं। राजस्थान में इन्होंने आइडेंटिफाई करी थी 2 साइट्स, जिसमें कि एक आपका मुकुंदा हिल टाइगर रिजर्व है और दूसरा आपका शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मध्य प्रदेश में दी गई थी ये वाली 4 साइट्स। लेकिन अभी जो हमारा सबसे पहला प्रोसेस शुरू होने वाला है वो केवल और केवल कूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंडर ही शुरू होने वाला है। ये फिलहाल बाकी चीज़ों के लिए हमें अनुमति नहीं मिली है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि बाकी चीज़ों में अभी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं। तो सबसे पहली जो रिलोकेशन होने वाली है दैट इज गोइंग टू हैपन इन द कूनो पालपुर नेशनल पार्क। यहाँ पर जो कूनो नेशनल पार्क है उसको ऑलरेडी रेडी कर दिया गया है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि 2006 में इस साइट को एक बार पहले भी असेसमेंट किया था जब ये फाइनलाइज किया गया था कि एशियाटिक लॉयन को यहाँ पे हम रिलोकेट करेंगे, और एशियाटिक लॉयन को रिसेंटली रिलोकेट किया भी गया था। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कूनो पालपुर नेशनल पार्क में अब आपको एशियाटिक लायन भी देखने को मिलता है, जो कि इसके पहले केवल गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलता था गुजरात में, और अब जो है साथ में ही आपको चीतास भी देखने को मिलेंगे, दैट इज द अफ्रीकन चीतास। इंटरेस्टिंगली दोनों के जो एनिमल्स हैं इनकी हैबिटेट बिल्कुल सेम है और ये कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं, और इनकी जो हैबिटेट है वो अगेन ग्रासलैंड्स बेस्ड हैबिटेट है, जिसके चलते इनको यहाँ पे लाया जा रहा है।
अगर हम पार्क की बात करें, इस कूनो नेशनल पार्क में और भी कई सारे एनिमल्स की आपको हेल्दी पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है, विच इंक्लूड्स द चीतल है, सांबर है, उसके बाद नीलगाय है, वाइल्ड पिग है, चिंकारा है, कैटल है। तो ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फूड चेन की। तो अगर फूड चेन को हम नहीं एस्टैब्लिश कर पाते हैं तो हम बाकी एनिमल्स को जस्टिस नहीं कर पाते हैं। साथ ही में इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में आपको लेपर्ड और स्ट्राइप्ड हाइना भी देखने को मिलते हैं, जो कि ओनली लार्जर कार्निवोर्स हैं विद इन द नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसमें एक टाइगर था, लेकिन उसको जो है रणथंभौर भेज दिया गया था पिछले साल, इसी साल की बात है। तो टाइगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन लेपर्ड हुआ, अब आपका चीता आने वाला है, एंड लायन ऑलरेडी आ चुका है, स्ट्राइप्ड हाइना यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सब आपके लार्ज कार्निवोर्स हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। रही बात बाकी के पर्टिकुलर साइट्स की, तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वाई.वी. झला। इन्होंने बेसिकली कह दिया है कि शुरुआती टाइम पे हम केवल और केवल कूनो में ही लेकर आएंगे, लेकिन साथ ही में हम बहुत ही जल्द जो है बाकी साइट्स को तैयार कर रहे हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और हमें और भी चीज़ों पे कंट्रोल करना होता है। अगर हम वो सब चीज़ें सक्सेसफुली कर पाते हैं तो धीरे धीरे बाकी साइट्स में भी इन चीज़ों को लाना शुरू कर देंगे। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन जाते जाते आपको बताना चाहूँगा, इस रविवार के दिन यानी कि 28 मार्च को अनअकैडमी आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपको डेफिनेटली इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसमें बेसिकली आपको अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ करना होगा अनी यूपीएससी, जिसके माध्यम से आप इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, और विजेताओं को यहाँ पर स्कॉलरशिप पूल जो कि 4 करोड़ का है उसमें से इनाम भी दिए जाएंगे। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए यूपीएससी सीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स लेकर आया है, जिसमें कि एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकॉनिक कोर्स है। आइकॉनिक कोर्स में आपको पर्सनल कोच की मदद से आप बेसिकली घर बैठकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज में यदि आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो नीचे दिया गया जो कोड है अनी यूपीएससी, इसके माध्यम से आप उसको अवेल कर सकते हैं। अन्य एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं यानी कि एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, तब भी आप अनी यूपीएससी कोड के माध्यम से 10% का डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।